दोस्तों नमस्कार। अच्छे दिन का नारा और पूरी फिल्म दिखाने का वादा, इन दो बातों को सुनकर आपके पूरे शरीर में एक सिहरन तो दौड़ पड़ी होगी, क्योंकि 10 बरस पहले इस देश में अच्छे दिन आएंगे इस नारे ने इस देश के भीतर ना जाने कितने सपनों को जन्म दे दिया। लेकिन बीते 10 बरस में जो कुछ हुआ, आज उसे दोहराने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे दिनों का मतलब क्या होता है अब शायद इस देश का हर व्यक्ति समझ चुका होगा। लेकिन अब सवाल उसके आगे का है, और यह सवाल पूरी फिल्म का है। एक ऐसी फिल्म का जिसका ट्रेलर आपने बीते 10 बरस में देखा है, और उस 10 बरस के भीतर आप बार बार याद करते चले आए कि अच्छे दिन का मतलब यही होता है क्या। और इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव को याद कीजिए। प्रचार के वक्त जहां भी प्रधानमंत्री मोदी गए, उन्होंने कहा अभी तो सिर्फ ट्रेलर है और अब पूरी फिल्म दिखाई जाएगी, बड़े बड़े निर्णय लिए जाएंगे। राजनीतिक तौर पर यह नारा नहीं है, बल्कि हकीकत है। एक ऐसी हकीकत है जिसमें इस देश के बड़े निर्णय निजी हाथों के जरिए लिए जाएं, यानी प्राइवेटाइजेशन की ऐसी परिस्थिति इस देश में पैदा हो जाए जो आपने सोची नहीं होगी। इस देश के भीतर में करोड़ों मामले अदालतों में पड़े हुए हैं, लेकिन अब कल से नया कानून आ जाएगा, और उस नए कानून के तहत कल के बाद जो भी रिपोर्ट थानों में दर्ज होगी और अदालत तक पहुंचेगी, उसका एक नया सिलसिला इस देश में शुरू हो जाएगा। सामान्य तौर पर पुलिस और अदालतों को लेकर यूं ही इस देश का सामान्य नागरिक डर जाता है, लेकिन अब एक नई किताब तैयार की गई है जो दिसंबर के महीने में संसद के जरिए पास भी करा ली गई, और अब उसको लागू करने का वक्त आ गया है, जो कल से लागू होगा। निजीकरण की स्थिति इस देश के बजट के साथ जुड़ी हुई है, जो आपको बहुत साफ बतलाती है कि किस स्थिति में बजट आने वाले वक्त को लेकर भारत को विकसित बनाने की दिशा में बढ़ने वाला है। और लगेगा आपको ऐसे जैसे आप कहीं पीछे छूट तो नहीं गए और भारत आपसे आगे निकल तो नहीं गया, हो सकता है। और तीसरी परिस्थिति इस दौर में संसद के भीतर उन विधेयकों को लेकर है जिसको लेकर किसान हो, मजदूर हो, इस देश के भीतर में बड़े बड़े बीमा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हो, इस देश में निजी क्षेत्र में जो बिजली के क्षेत्र में कंपनियां आ रही हैं उनको लाभालाभ देने की स्थिति में हो, और तो और जो लगातार सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल पूछते हैं और सरकार के सवाल को पूछते वक्त हो सकता है सरकार की आलोचना भी करते हो, तो यह सरकार को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, तो वह एक नया कानून विधेयक के जरिए लाने की तैयारी कर चुकी है। सवाल सिर्फ इतना है कि इस वक्त संसद के भीतर और बाहर इस देश की विपक्षी राजनीतिक दलों की ताकत कितनी होगी, वह क्या रोक सकेंगे क्या नहीं रोक सकेंगे, लेकिन सरकार तैयार है। और हमें लगता है कि इस वक्त जब हम एक एक पन्नों को आपके सामने खोलें, उससे पहले आपके जहन में इस देश की मौजूदा परिस्थितियों को लेकर बहुत सारे सवाल रेंग रहे होंगे और सोच रहे होंगे आप भी किस कानून को लेकर आएंगे। जिस देश के भीतर में माइनिंग लूट होती है, जिस देश के भीतर में लीकर की लूट और उसके जरिए राजस्व का नुकसान होता है, जिस देश में आर्म्स डील सत्ता के स्तर पर होती है, जिस देश के भीतर में एजुकेशन सेक्टर से खुले तौर पर पेपर लीक के जरिए खिलवाड़ किया जाता है, जिस देश के भीतर में हेल्थ सिस्टम हो या फिर पानी देने की परिस्थिति हो, वह भी निजी हाथों में सौंपी जा चुकी है, जिस देश के भीतर में बैंकों से रईस कर्ज लेते हों, चार्टर्ड विमान से घूमते हों और इस देश को छोड़कर भाग जाते हों, उनके खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस के मामले दर्ज नहीं होते, ईडी और सीबीआई वहां पर पहल क्यों नहीं करती। और इतना ही नहीं, आपके जहन में तो यह भी सवाल होगा कि उनके कर्ज माफ हो जाते हैं, लेकिन इस देश में किसान अगर कर्ज ले और ना लौटाए तो क्या उसकी जमीन और उसके घर रखा हुआ क्या पशुधन, वो गाय हो या बकरी हो, बैंक वाले सब उठाकर ले जाते हैं। बहुत सारे सवाल होंगे। आप सोच रहे होंगे डिजिटल इंडिया हो गया, लेकिन इन सब के बीच साइबर क्राइम बढ़ गया। 40 से 50 हजार करोड़ रुपया हर बरस इसी क्राइम के हिस्से में चला जाता है। जो बैंक का फ्रॉड और इकोनॉमिक फ्रॉड बढ़ा है,
जो जीएसटी स्कैम इस देश के भीतर में चल रहा है, नोएडा में ही एक कंपनी के जरिए तकरीबन 15,000 करोड़ का जीएसटी स्कैम नोएडा पुलिस ने जांच के लिए पकड़ा। इस देश के भीतर का माफिया हो, गैंगस्टर हो, कॉन्ट्रैक्ट किलर हो, इस देश के भीतर में फेक एनजीओ चलने वालों की पूरी कतार हो, शेल कंपनियां हो, जो मार्केट मैनिपुलेशन शेयर बाजार में होता है, इस देश के भीतर में जो फेक यूनिवर्सिटी हो, तमाम बातें आपके जहन में होंगी और हर तार आपको बार बार लगता होगा कि वो राजनीति से जुड़ जाता है, और राजनीति से जब जुड़ता है तो उसको विशेषाधिकार मिल ही जाता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और भी बहुत सारे सवाल होंगे आपके जहन में, क्योंकि इस दौर में कोई डाटा भी एक्यूरेट तो मिलता नहीं है, क्योंकि सेंसस है नहीं। इस देश के भीतर में पहली बार दलालों की एक पूरी कतार हर जगह नजर आने लगी है। मनमोहन सिंह के काल में एक नीरा राडिया आई थी। नीरा राडिया उन 125 लोगों में शरीक थी जिसको सरकार ने दरकिनार किया था कि अब उनको यह पावर नहीं दिया जाता है कि वह बीच बचाव नहीं बल्कि बिचौलिए का काम या दलाली का काम नहीं करेगी, और उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था। लेकिन इस दौर में यह भी सिस्टम में बदल जाएगा। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों का जिक्र हो, नैरोकॉटिक्स का जिक्र कर लीजिए, फेक करेंसी का जिक्र कर लीजिए, गैर कानूनी तरीके से इस देश में हवाला हो या मनी लॉन्ड्रिंग हो, जो ईडी के पास पूरा मामला लगभग 7 लाख करोड़ से ज्यादा का है, ये सारे सवाल आपको परेशान कर रहे होंगे। लेकिन आज हम आपके साथ तो बैठे हैं, ट्रेलर आपने 10 बरस में देखा, और अब जो फिल्म इस देश के सामने आने वाली है, उस फिल्म के पन्नों को हम इसलिए खोलना चाहते हैं क्योंकि इस दौर में सिर्फ एक ही नाम है, मोदी। मोदी इकोनॉमिक्स, मोदी मोदी डिप्लोमेसी, मोदी मोदी पॉलिटिक्स। और इस तमाम परिस्थिति का मतलब क्या हो सकता है, यह चुनाव के वक्त हमें लगता है एक बार उस आवाज को फिर से सुन लीजिए, और उसके बाद हम हर पन्ना आपके सामने रखेंगे कि आपके अच्छे दिन, पूरी फिल्म, बुरे दिन या और बुरे दिन क्या होने वाला है। साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। बीजेपी सरकार का तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक और निर्णायक फैसलों का कार्यकाल होने वाला। प्रधानमंत्री अपनी बात से कभी मुकरते नहीं हैं। बीते 10 बरस का अनुभव तो यही कहता है, और इसीलिए अगर वो कह रहे हैं कि पहले ट्रेलर था और अब पूरी फिल्म होगी, तो फिल्म का मतलब क्या होगा। सबसे पहले इस देश में कल से कानूनी प्रक्रिया जो आईपीसी के तहत हो, सीआरपीसी के तहत हो, या जो साक्ष्य अधिनियम था, इन तीनों में कल से परिवर्तन होने वाला है। आप कहेंगे परिवर्तन तो अच्छाई के लिए हो रहा है, और पार्लियामेंट में इसको लेकर बाकायदा बहस हुई थी, और बहस के बाद दिसंबर के महीने में इसको पास भी किया गया था, और जो बदलाव हुआ वो तो जनता के हित में बदलाव हुआ। तो यहां पर 2 सवाल बहुत साफ हैं। पहला सवाल तो यह है कि इससे पहले इस देश के इन तमाम अपराधों से जुड़े हुए जो भी मामले, वो दीवानी हो या फौजदारी हो, अगर उसके दायरे में आप जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में लगभग 80,000 मामले अभी भी पड़े हुए हैं। 60 से 65 लाख मामले इस देश के हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं। तकरीबन 4.5 करोड़ मामले इस देश के डिस्ट्रिक्ट और सबोर्डिनेट कोर्ट में पड़े हुए हैं। और यहां से एक सवाल खड़ा होता है, जो डिस्ट्रिक्ट और सबोर्डिनेट कोर्ट के भीतर तकरीबन 4.5 करोड़ जो मामले लंबित पड़े हैं, उसमें 2 करोड़ 90 लाख मामले इस देश के भीतर में जमीनों से जुड़े हुए हैं। और उस जमीन की रकम अगर पूरी निकालिएगा आज की तारीख में, तो यह भारत की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। और हाईकोर्ट के भीतर का आंकड़ा बतलाता है कि वहां पर जो जमीनों से जुड़े हुए मामले पहुंचे, वह भी भारत की जीडीपी के अनुकूल है। यानी इतनी बड़ी तादाद में यह देश अदालतों के चक्कर लगाता है, पुलिस की कार्रवाई होती है। पुराने मामले चले आ रहे थे और 1 जुलाई से बिल्कुल नए मामले अब दर्ज होने शुरू हो जाएंगे। उसमें 302 धारा नहीं रहेगी, अपराध होगा, धारा बदल जाएगी, 103/1 हो जाएगा। हत्या की साजिश
या हत्या को लेकर जो आरोप 307 का लगता था अब वो 109 में बदल जाएगा। 420 ही कर रहे हैं तो वह भी 318 बदल जाएगा। सवाल सिर्फ नंबरों का नहीं है, सवाल एक उस पूरी प्रक्रिया का है जिस प्रक्रिया के तहत इस देश के भीतर में इससे पहले जो मामले चले आ रहे थे और अब जिन मामलों को कह रहे हैं डिजिटल के तौर पर ले आएंगे, तो डिजिटल के तौर पर मामले लाने में इस देश में जो साइबर क्राइम हुआ है उसका आंकड़ा खुद सरकार बोलती है कि 52,000 करोड़ औसतन हर बरस का है। इतना घपला घोटाला जनता के साथ और बैंकों और सरकार के साथ चूना लगा दिया जाता है। लेकिन बहरहाल सरकार ने तय किया है पूरी फिल्म दिखाएंगे, तो इस पूरी फिल्म के भीतर में अब आईपीसी और सीआरपीसी यानी आईपीसी की जो 511 धाराएं पहले थी अब वो भारतीय न्याय संहिता के तहत 358 बचेगी। आप कहेंगे कि देखिए कम कर दिया ना, और अब नए तरीके से काम होगा। तो फिर सीआरपीसी में पहले 484 धाराएं थी, ये बढ़कर 531 हो गई। आप कहेंगे देखिए बढ़ा दिया ना, यानी उलझनों को हटा दिया। और इसी तरीके से भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 का चला आ रहा था अब वो 2023 का होगा, और पहले 167 प्रावधान थे अब 170 होंगे, उसमें तब्दीली आ जाएगी। कानूनी तौर पर इस देश के भीतर में पुलिस, वकील, अदालत, इन तीनों परिस्थितियों को लेकर जो उलझने पुराने केस और नए केस के साथ होगी, पुराने केस को डील करते वक्त और नए केस को दर्ज करते वक्त उसके बीच की उलझनों से जिन्हें गुजरना होगा, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सबोर्डिनेट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो कल के बाद आपकी आंखों के सामने रेंगने लगेगा। लेकिन इन मुश्किल हालातों में भी सरकार को पूरा टेक्नोलॉजी पर भरोसा है और कह रही है देखिए इसके भरोसे हम चीजों का समाधान कर लेंगे। और यही बात कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने संसद के भीतर अपने बहस में किया था कि देखिए कितना सरल हो जाएगा सब कुछ, और यही जिक्र देश के गृह मंत्री भी कर रहे थे। तो जो लोग अदालती प्रक्रिया, पुलिस प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया और उसके बाद तमाम फौजदारी या दीवानी उलझनों के साथ उलझे हुए हैं, उनके लिए यह एक फिल्म की शुरुआत है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो सरकार सोच रही है कि इस दौर में कुछ बदलाव ऐसे कर दिए जाए कि इस देश में भारत ही बदलता हुआ दिखाई दे, तो क्यों नहीं दुनिया के तमाम बड़ी कंपनियों को भारत ले आया जाए। वो बिजली का क्षेत्र हो, मीटर लगाने का क्षेत्र हो, वह किसानों का क्षेत्र हो, खाद और बीज से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, वह इस देश के भीतर में जो बीमा सुधार और बीज विधेयक के साथ है वो बिजली बिल के साथ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार डिजिटल इंडिया एक्ट भी लाना चाह रही है, यानी इसके जरिए एक नया नजरिया जो अभी तक आपके सामने सोशल मीडिया के जरिए उभरता रहा है उसमें परिवर्तन आ जाए। सरकार से सवाल करेंगे, सरकार किसी जगह आपको फंसाएगी। सरकार कह रही है कि साइबर की सुरक्षा कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमको इस्तेमाल करना है, हमारी गोपनीयता सामने नहीं आनी चाहिए जो आ जाती है इस दौर में। तो तमाम बातों को लेकर अपने तौर पर सरकार एक परिवर्तन चाहती है, और उस परिवर्तन के एवज में चाहती है कि सब कुछ उनके अनुकूल हो। और यहां पे डिजिटल इंडिया एक्ट में सजा 10 बरस की है, जुर्माना अलग से है, यानी जो आलोचना करे उसे दबाने के लिए ये कानून कैसे सक्षम हो सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो गूगल अपने लिए काम करा उसके सामने भी सरकार अपने बैरिकेड्स को कैसे खड़ा कर सकती है, ये इसका इम्तिहान है। यानी पहले राउंड में यह समझ लीजिए कि जो आप टेलीविजन देखते हैं और आप जो सोचते हैं पता नहीं ये खबर सही है या नहीं है, और सही है तो ये सरकार के लिए ही है क्या, और आप सोशल मीडिया देखते हैं तो आप कहते हैं अरे ये तो सरकार के विरोध में है क्या। इन दोनों परिस्थितियों के बीच खड़े होइए कि ये चेक एंड बैलेंस है या सरकार चाहती है कि अब सोशल मीडिया भी उस टेलीविजन के तर्ज पर काम करने लग जाए जहां पर उसे अपनी आलोचना नहीं सहनी है, उसे नहीं चाहिए कोई सवाल, और नहीं जब सवाल चाहिए तो फिर वो तमाम विधेयक जो इस देश के भीतर में किसानों के सामने मुश्किल हालात पैदा करने वाले हैं, अगर आपके पास पैसा महंगे बीज खरीदने का नहीं होगा तो फिर आप किसानी छोड़ दीजिए। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार के खाद को लेकर इस्तेमाल करने की परिस्थिति में नहीं होंगे तो छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा सब्सिडी के साथ चलना नहीं चाहती है। अभी तो तुरंत चुनाव ही हुए हैं और टारगेट हमारा 2047 है। तो राजनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर दुनिया को बताना भी है कि देखिए हमारी अर्थव्यवस्था कितनी पुख्ता है,
और इन सब के बीच जो हम मोदी डिप्लोमेसी का जिक्र कर रहे थे उस पर भी जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो विधेयक फिरिस्त में है उसमें बीमा कंपनियां भी, जो बाहर की कंपनी है, उनको भी लाने के रास्ते पहली बार 25% एफडीआई और बढ़ा दिया जाए, यानी 49% से 74% कर दिया जाए और दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों का हाथ में भारत का बीमा क्षेत्र हो जाए, कंट्रोल उनके हाथ में रहे, देसी तौर पर चीजें गायब हो जाए, निजीकरण की दिशा में देश बढ़ जाए। इसके लिए पुख्ता तरीके से इस बिल को लाने की तैयारी भी है। अगला जिक्र है कि जो घरों में लगे हुए मीटर हैं, मीटर लगाने वाली कंपनी है, वो कंपनी किससे बिजली खरीदे, वो बिजली की क्या कीमत हो, उस मीटर के जरिए आपसे जो वसूली हो, वह सब कुछ उस प्राइवेटाइजेशन के हाथ में थमाने की सोच है, जहां पे सरकार कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है और कंपनियां जब किसी भी क्षेत्र में आती है तो मुनाफे के लिए आती है, और मुनाफा अगर वो कमाएगी तो वो मुनाफा जनता की जेब से ही निकालेगी। तो इसके लिए बिजली बिल विधेयक भी है। और जो हम बीज विधेयक का जिक्र कर रहे थे उसमें कृषि उत्पादन बढ़ा दिया जाए। सरकार की यह सोच है, लेकिन किसानी करे कौन? किसानी कॉरपोरेट करे, पैसा उसका लगे। वह किसान जिसकी जमीन थी वो अपनी ही जमीन पर मजदूर हो जाए, या वो धंधा छोड़ दे, क्योंकि इस दौर में टेक्नोलॉजी खेती करने लगी है तो हम भी दुनिया के तमाम देशों के सामने प्रतिस्पर्धक तौर पर खड़े क्यों नहीं हो सकते हैं? हम हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि भारत की जनसंख्या पूरे यूरोप को समेट लेने की है। इतनी जनसंख्या दुनिया में कहीं नहीं, और अपने तौर पर अपनी इकोनॉमी, अपने स्वदेशी, अपने स्वावलंबन, इन चीजों को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। पैसा है, बाजार है, कमाई है, कमीशन है, तो उसके बाद इकोनॉमी डामाडोल नहीं होगी। जनता के लिए वेलफेयर स्कीम है और इस वेलफेयर स्कीम को लेकर ही वो बजट आने वाला है। लेकिन इस बार वेलफेयर स्कीम का मतलब ऐसा मत सोचिए कि इससे पहले की परिस्थिति रहेगी। इस बार वेलफेयर भी निजीकरण के हाथों कैसे दिया जाएगा, इसकी पूरी फहरिस्त तैयार है। वेलफेयर स्कीम के दायरे में इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, एजुकेशन आएगा, मेडिकल आएगा, इलेक्ट्रिक आएगी, वाटर आएगा, रेलवे आएगा, एयरपोर्ट आएगा, पावर आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, आपका सफ़र करना होगा, सड़क से गुजरते वक्त टोल देना होगा, ये तमाम चीज़ें होंगी। और इतना ही नहीं, इनसे जुड़ी हुई जो कंपनियां इस दौर में कंगाल होती चली गई, सरकार तो उनके लिए भी जो आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट, उसको भी संशोधन करना चाहती है। खेती में सिर्फ बीज नहीं है, वहां पर कीटनाशक प्रबंधक विधेयक भी लाना चाहती है। हेल्थ सेक्टर में चिकित्सा उपकरण के साथ सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियों को लाना चाहती है। इतना ही नहीं, जो सुंदर दिखाने के लिए जो प्रसाधन सामग्री होती है उसका भी विधेयक सरकार ने तैयार कर रखा है। तो आप बचिएगा कहां से? आप कहेंगे नहीं, चुनाव के वक्त तो सरकार बजट का रुख ठीक कर लेती है, जाहिर तौर पर कर लेती है, इस बार भी करेगी। कुछ महाराष्ट्र को सहूलियत दी जाएगी, कुछ हरियाणा को दी जाएगी, कुछ झारखंड को दी जाएगी। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है तो वहां पर अपनी ताकत को दिखलाएगी और आगे बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल उसके आगे का है। इस देश के भीतर में जो महंगाई का जिक्र हो रहा था, जो बेरोजगारी का जिक्र हो रहा था, इस दौर में जो व्यापार करने वाले बड़े बड़े बिजनेस पर्सन बड़ी तादाद में देश छोड़ रहे थे, टैक्स एक टेररिज्म के तौर पर नजर लोगों को क्यों आने लगा? इस दौर में मिडिल क्लास की स्थिति नाजुक क्यों हो गई? जो इस देश के कानूनी तौर पर बिजनेस करने वाले लोग थे, सब ने अपने हेडक्वार्टर सिंगापुर और दुबई में क्यों खोल लिए? इन सवालों का जवाब सरकार के पास तत्काल में नहीं है, वो 2047 में जवाब देगी, जब भारत विकसित हो चुका होगा। लेकिन इस डिप्लोमेसी के दायरे में और इकोनॉमिक सिचुएशन के दायरे में अगर मोदी डिप्लोमेसी को आप समझ रहे हैं, तो भारत की डिप्लोमेसी अब धीरे धीरे रशिया और चाइना के करीब जा रही है। क्योंकि पेट्रो डॉलर को लेकर सऊदी के साथ अमेरिका का जो टूटन पैदा हुई है, उसके बाद पता नहीं किस दिन डॉलर की कीमत कम हो जाए, पता नहीं रिजर्व में रखा हुआ फॉरेक्स एक झटके में कागज में तब्दील हो जाए, और पता नहीं उस दौर में पूरी इकोनॉमी ना ढह ढहा के गिर जाए। तो क्यों नहीं अपने तौर पर अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए अब पावर पोल को शिफ्ट किया जाए। इसीलिए इंटरनेशनली पावर सेक्टर अगर चेंज हो रहे हैं तो भारत उसमें सबसे बड़े बाजार के तौर पर और एक बड़े प्लेयर के तौर पर आपको दिखाई देगा। लेकिन अगला सवाल आपका है, आप इस दौड़ में कहां पर हैं?
इस दौर को अगर समझना है तो राजनीतिक तौर पर और डिप्लोमेसी को जैसे हम लोग मिलाते हैं, सरकार चीन का विरोध करती है, लेकिन यह तो जानना होगा कि कल तक अमेरिका के साथ भारत के जो आर्थिक रिश्ते थे, इस बरस चीन के साथ वो आर्थिक रिश्ते उससे आगे निकल गए। भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो करता है वो अमेरिका को करता है, चीन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो करता है वो भारत को करता है। भारत जो इंपोर्ट करता है बहुत कम अमेरिकी माल आता है, लेकिन बड़ी तादाद में चाइना का माल आता है। ये परिस्थितियां बतलाती हैं कि दरअसल भारत की इकोनॉमी के दायरे को संभालने के लिए जो नेशनलिज्म का राग था वो खोखला था। ये परिस्थिति बतलाती है कि अपनी इकोनॉमी के लिए मौजूदा वक्त में डिप्लोमेसी और मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति दोनों को कैसे मिलाया जाए, सरकार इस हुनर को लगातार खोजना चाह रही है। लेकिन बहरहाल लौटिए फिर उस पुरानी परिस्थिति में जहां पर इस बात का जिक्र है कि अगर कानून कल से बदल रहे हैं, अगर जो 23, 24, 25 के लगभग जो बजट आने वाला है वो बजट पूरे तरीके से निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है, और अगर इस दौर में जो विधेयक पार्लियामेंट में रखे जाने वाले हैं उसके दायरे में किसान हो, मजदूर हो, बीमा से क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हों, या फिर अपने अपने तरीके से इलेक्ट्रिक यानी बिजली और पावर सेक्टर से जुड़ी हुई जो कंपनियां हो, उनके रास्ते में भी सरकार उस बड़ी पूंजी को लाना चाह रही है जिस पूंजी के आश्रय यहां के लोग कैसे बिजनेस करें, कैसे धंधा करें। सवाल आप कहेंगे कि अच्छा वह भी तो बिजनेस करते थे, तो यहां एक बेसिक लाइन समझ लीजिए। जब निजीकरण होता है तो निजी मतलब बहुत साफ होता है, प्राइवेट, गवर्नमेंट नहीं होता है। गवर्नमेंट हर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती है। किसी बड़ी कंपनी जैसे फ्रांस की कंपनी को उसने इस देश में मीटर लगाने का ठेका दे दिया, अब वो मीटर लगाएगी, मीटर का पैसा आपसे लेगी। उसके बाद सरकार जो बिजली बिल ला रही है उस कंपनी को कहेगी आपको जिससे चाहिए उससे आप उस कंपनी से बिजली खरीद लीजिए। वो चाहे अंबानी बेच रहे हो, चाहे अडानी बेच रहे हो, चाहे टाटा बेच रहे हो, चाहे अग्रवाल बेच रहे हो, चाहे बिरला बेच रहे हो, आपको जिस कंपनी से खरीदना है खरीद लीजिए। उस कंपनी से उसकी सौदेबाजी होगी कि हम आपको इतना पैसा रिटर्न में देंगे, तो प्रति यूनिट की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी, वो आपसे वसूलेंगे क्योंकि वो प्राइवेट हाथों में है। एक लिहाज से सरकार अपनी तमाम जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर निजीकरण और प्राइवेट क्षेत्रों के हाथों में सब कुछ सौंपकर उस गवर्नेंस को आगे बढ़ाना चाहती है जहां जनता के पास दो ही ऑप्शन बचेगा। एक, जिसके पास पैसा है वो पैसे के जरिए पैसा बना पाने की परिस्थिति में इस गवर्नेंस का हिस्सा बन जाए, और दूसरा वो जिसके पास कुछ भी नहीं है वह उस वेलफेयर स्कीम, यहां वेलफेयर नहीं कहते हैं बल्कि गरीब कल्याण योजनाएं जो हैं, अभी तक आपको सिर्फ चावल और गेहूं में नजर आ रही है जो 5 किलो अनाज पर टिका हुआ है, यह हो सकता है इसका और विस्तार हो जाए। यानी वेलफेयर स्कीम के जरिए इस देश की बहुसंख्य जनता सरकार पर निर्भर हो जाए और वो उस वेलफेयर स्कीम का पैसा लगाने के लिए बड़ी कंपनियों को और दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स को ले आए, और वो प्लेयर्स दोनों तरीके से सरकार को कुछ पैसा दें और बाकी पैसा जनता से वसूले, क्योंकि यहां पर जो तबका जिसके पास पैसा है, जो टैक्स पेयर तबका है और पैसे वाले तबके, उसके दायरे में भी इस देश के लगभग 25 से 30 करोड़ लोग तो आते हैं जो यूरोपीय देशों के बराबर हैं, उसको भी एट पार हैं। लेकिन बाकी जो 100 करोड़ लोग हैं उसकी चिंता कौन करेगा, क्यों करेगा? यह एक गजब की परिस्थिति है जो आपको नजर आएगी अब इस बार से। और इस पूरी दिशा में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश के भीतर में, जो पुलिस का है, जो अदालतों का है, जो पूरी की पूरी अदालत और पुलिस की पूरी प्रक्रिया के भीतर का है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं है, बल्कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे है जो पुल बनाएंगे, जो रेलवे स्टेशनों को सुधारेंगे, जो शानदार सड़कें बनाएंगे, फिर टोल वसूलेंगे। और इसीलिए माना जा रहा है कि यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। भारत दुनिया के बाजार के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा इंडिकेशन खड़ा कर रहा है कि देखिए आप यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कीजिए और इसमें 100 बिलियन से ज्यादा की परिस्थिति इस देश में हर कोई लगाने को तैयार हो जाए, $100 बिलियन से ज्यादा। और ध्यान दीजिए, इस देश के भीतर में वो तमाम कॉरपोरेट हाउसेस जो सरकार के साथ गलभैयां डाले हुए हैं, वो लगातार सरकार की उन्हीं नीतियों पर पैसा लगाने को तैयार हैं और सरकार
उन्हीं के पैसे को लेकर एक बजट पेश करने को तैयार है। यानी वो तमाम सवाल जिसका जिक्र समाजवाद के तहत होता हो, बराबरी को लेकर हो, इस देश के भीतर में असमानता दूर करने को लेकर हो, महंगाई से परेशान लोगों को लेकर हो, बेरोजगारी कैसे दूर हो, इन बातों को लेकर हो, ये बातें इस दौर में बेमानी है। क्योंकि राजनीतिक तौर पर यह देश कल से बदलेगा, यह अपने जहन में रखिए। क्योंकि दिमाग में 2047 रेंग रहा है, जिसमें आप उस भारत के नागरिक जरूर हैं जो भारत तरक्की करते हुए अर्थव्यवस्था के लिहाज से कुलांचे मारेगा, लेकिन आप उसे देख सकते हैं, उसकी हिस्सेदारी आपके साथ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।